हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के पेपर जैव भूगोल में जंतु विसरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। अपने जन्म स्थान से अन्य क्षेत्रों में प्राणियों के प्रसार की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी जीव जंतुओं का जो विकास है एक ही स्थान से हुआ है और अफ्रीकी महाद्वीप से इसका विकास माना जाता है। उसके बाद इनका विसरण अलग अलग महाद्वीपों में हुआ और अलग अलग काल में हुआ। तो इस प्रकार से विसरण को, जो जंतुओं का विसरण है, उसे हम समझ सकते हैं। जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उसमें विसरण की जो प्रक्रिया है अधिक हुई, और जो दूर दूर स्थित है जैसे ऑस्ट्रेलिया सप्त महाद्वीपों से अलग स्थित है तो वहाँ पर अलग प्रकार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। अब प्राणियों के विसरण के प्रकार की हम बात करते हैं तो इसमें क्रमशः विसरण पहला है, दूसरा है त्वरित विसरण, तीसरा मौसमी विसरण, चौथा है आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपों के कारण प्राणियों का विसरण, और पांचवा है किसी भी क्षेत्र विशेष में जनन के लिए प्राणियों की संख्या में अधिक वृद्धि होने पर उनका अन्यत्र प्रवास होता है। तो ये 5 प्रकार के जंतु विसरण के प्रकार हैं। इनको हम डिटेल से समझें तो पहला जो क्रमशः विसरण है यह दीर्घकालिक होता है और इसके अंतर्गत जंतुओं का विसरण काफ़ी धीरे धीरे होता है। और इस तरह का विसरण जंतुओं के क्रमशः प्रवास के कारण होता है, परंतु दीर्घकाल के बाद विस्तृत क्षेत्र पर जंतुओं का प्रसारण हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं तो उनमें जो जंतुओं का विसरण हुआ काफ़ी दीर्घकाल में हुआ है और एक ही स्थान से अलग अलग स्थानों पर पूरे तीनों महाद्वीपों में वो फैल गई। इसके बाद दूसरा आता है त्वरित विसरण। इसमें प्राणियों का एक स्थान से अचानक सामूहिक बहिर्गमन होता है, परंतु इस तरह के विसरण से प्राणियों का उन स्थानों में जहाँ पर उनका अचानक सामूहिक आगमन होता है औपनिवेशीकरण नहीं हो पाता। जैसे लैमिंग, टिड्डियों के दल हैं, कई तरह के शलभ या पतंगों आदि में इस तरह का त्वरित विसरण होता है। तीसरे हम बात करते हैं मौसमी विसरण की। इस तरह का विसरण उन मौसमी प्रवासी प्राणियों द्वारा होता है जो अपने वास्य क्षेत्र से वार्षिक प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए अन्यत्र चले जाते हैं तथा अनुकूल मौसम होने पर पुनः वापस लौट आते हैं। ऐसा अधिकतर जो पक्षियों में देखा गया है, जो स्तनधारी जानवर है उनमें भी देखा गया है, और जो सरीसृप है उनमें भी देखा गया है। जो पक्षी जब अत्यधिक ठंड होती है उत्तरी ध्रुव के पास तो वहाँ रहने वाले पक्षी दक्षिण की तरफ प्रवास कर जाते हैं। तो भारत में भी कई झीलीय क्षेत्र हैं या और दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये आ जाते हैं जब अत्यधिक कठोर ठंड वहाँ पर पड़ती है, और जब मौसम पुनः अनुकूल होता है तो वापस ही अपने स्थानों को लौट जाते हैं। और आर्कटिक क्षेत्रों में जैसे जाड़े के दिनों में हमने अभी बात करी, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए कई पक्षियों प्रतिवर्ष उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में चले जाते हैं, जैसे कि भारत के आसपास के क्षेत्र हैं, भारत में हैं। गर्मी का मौसम आने पर ये पक्षी अपने असली स्थानों को वापस लौट जाते हैं। जैसे ग्रीनलैंड से पक्षी वीटर्स पक्षी 3200 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रतिवर्ष जाड़े के मौसम में स्पेन चली जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश से ब्लैक पूल वार्बलर पक्षी प्रतिवर्ष शरतकाल में वेनेजुएला प्रवास करता है। आर्कटिक टर्न पक्षी अपने शरतकालीन प्रवास के समय समस्त प्रवासी पक्षियों की तुलना में सर्वाधिक दूरी हर साल करीब 3500 किलोमीटर तय करता है। और साइबेरियन टर्न पक्षी जाड़े में साइबेरिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि उस समय दक्षिणी गोलार्ध की तरफ गर्मियां होती हैं। तो भारत में भी प्रतिवर्ष जाड़े के दिनों में साइबेरिया से अनेक पक्षी आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बलात् विसरण की, और इसमें आकस्मिक प्राकृतिक जो ये आते हैं वो कारण है। उस समय जब आकस्मिक तथा प्रलयकारी घटनाओं तथा प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के कारण जंतु अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है, किसी बड़े कारण के कारण अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह की
विसरण होता है। और इस तरह की स्थितियों का आविर्भाव दीर्घकालिक सूखा, बाढ़, वनों में आग लगने, ज्वालामुखी उद्भेदन तथा जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। इन घटनाओं के कारण जंतुओं के आहार के समाप्त हो जाने पर अकाल की स्थिति भी आ जाती है। परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्रों से जंतु आहार की तलाश में अन्य स्थानों को चले जाते हैं। 1915 में साइबेरिया में व्यापक वन अग्नि के कारण अनेक जंतुओं का वहाँ से प्रवास हो गया था, विसरण हो चुका था। और पांचवा है, किसी भी क्षेत्र विशेष में जनन के लिए प्राणियों की संख्या में अधिक वृद्धि होने पर उनका अन्यत्र प्रवास होता है। तो कभी कभी किसी आवास में जंतुओं की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि जंतुओं को समुचित प्रजनन स्थान सुलभ नहीं हो पाता, समुचित भोजन सुलभ नहीं हो पाता, अतः प्रजनन के लिए उस स्थान के में प्रवास कर जाते हैं दूसरे स्थान के लिए। और कुछ कारण मानव जनित भी होते हैं, उनकी भी हम बात करते हैं। तो वर्तमान समय में मनुष्य के जो कार्य हैं वो जंतुओं के प्रसरण में उनके प्रवास का मुख्य कारण रहते हैं। मनुष्य द्वारा जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास तथा विसरण के दूरगामी परिणाम हुए हैं। जैसे एक तरफ तो क्षेत्र विशेष के स्थानीय जंतुओं में विविधता पाई जाती है, तो दूसरी तरफ उस क्षेत्र में कई पर्यावरणीय पारिस्थितिकी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में यूरोप से खरगोशों को लाया गया, तो इस तरह से किसी एक क्षेत्र में उनकी संख्या बढ़ जाती है, दूसरे क्षेत्र में उनकी संख्या कम हो जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं जंतुओं के विलोप की परिस्थितियों के बारे में। तो जंतुओं की विलोप की परिस्थिति के बारे में बात करते हैं कि किस किस प्रकार से जंतु जो हैं संसार में विलुप्त हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर जीव मंडल में प्रारंभ से ही जाति उद्भवन का तथा जाति विलोप की प्रक्रियाएं प्राणी विकास के साथ होती रही हैं। एक अनुमान के अनुसार विगत 2000 वर्षों में स्तनधारी जंतुओं तथा पक्षियों के लगभग 200 प्रकारों का विलोप हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रकृति में जंतुओं का विकास होना शुरू हुआ था तब बहुत कम संख्या में थे, लेकिन एक समय ऐसा था पृथ्वी के ऊपर जब जंतुओं की संख्या सर्वाधिक थी, वनस्पति की संख्या सर्वाधिक थी। तो इस प्रकार से उस समय बहुत ज़्यादा जंतु, चाहे वो वनस्पति की बात हो और चाहे जंतुओं की बात हो, तो बहुत ज़्यादा विविधता उनमें देखी जाती थी। लेकिन जैसे ही मानव का आगमन हुआ पृथ्वी की सतह पर, इन जंतुओं की संख्या में और वनस्पति का जो आवरण था उसमें लगातार कमी आज भी जारी है। मानव के आगमन के पश्चात से प्राणियों का विलोप तीव्र गति से हुआ है और कुछ प्राणियों की संख्या में इतनी कमी आ गई है कि उनका अस्तित्व कम होने लग गया है, खत्म होने लग गया है। उदाहरण के लिए पक्षियों की 150 जातियों की कुल संख्या मात्र 2000 बताई जाती है। छोटे पैर वाले एल्बाट्रॉस की संख्या मात्र 100 या उससे कम रह गई है। लगभग 100 प्रकार के स्तनधारी जंतुओं का अस्तित्व खतरे में है। और प्राणियों का विलोप कई तरह से होता है, उसको भी हम समझते हैं। जैसे किसी भी प्रदेश में जब भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो उस प्रदेश के प्राणी भी नए पर्यावरण के साथ समायोजन तथा अनुकूलन का प्रयास करते हैं। परंतु यदि पर्यावरण में परिवर्तन की दर प्राणियों द्वारा अनुकूलन की दर से तेज होती है तो प्राणियों का विलोप हो जाता है। प्राणी अपने आप को उसके साथ जो बदली हुई दशाएं हैं उनके साथ संघर्ष नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारक सिद्ध होता है। जैसे एकदम से जलवायु परिवर्तन होता है तो प्राणी उसके साथ समायोजन नहीं कर पाते, उसके साथ अनुकूलन नहीं कर पाते और विलुप्त हो जाते हैं। दूसरा, त्वरित दुर्घटनाओं जैसे वृहद स्तरीय वनाग्नि, ज्वालामुखी उद्भेदन, संक्रामक रोगों का अचानक तीव्र रफ्तार से प्रसार आदि कुछ कारण हैं जो कुछ जातियों का विलोप में मुख्य कारक होते हैं। 1883 में क्राकाटो द्वीप पर ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा इस तरह का विलोप हुआ था। और तीसरा कारक है, कभी कभी प्रतिकूल दशाओं के कारण सामूहिक विलोप हो जाता है। जैसे पर्मियन युग में समस्त विश्व की ज्ञात प्राणी जातियों, उस समय की जितनी भी जातियां थी, कि 50% का सामूहिक विलोप हो गया था। चौथा, प्राणियों में प्रतिस्पर्धा के दौरान कुछ जातियों का जो कमज़ोर होती हैं
जो ताकतवर जातियां हैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकती उनके भोजन की और दूसरी आवास की जो उनकी उपलब्धता है उसके बारे में, तो उनका विलोप हो जाता है। पांचवा है, मनुष्य वर्तमान में जंतुओं के विलोपन का प्रमुख कारक बन गया है। मनुष्य अपने कार्यों द्वारा पर्यावरण में कई तरह का परिवर्तन करता है, जिस कारण जातियों का विलोपन भी हो जाता है। मनुष्य निम्न रूपों से भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब मनुष्य के कौन कौन से कार्य हैं जो इस विलोपन के पीछे उत्तरदायी हैं, तो वो हैं जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट करके। जिस आवास में जंतु रहते हैं हजारों करोड़ों सालों से, और उन आवास को मानव ने आते ही अपने स्वार्थ के लिए नष्ट करना शुरू कर दिया, तो आवास के बिना तो मानव खुद भी नहीं रह सकता बिना आवास के। तो जंतु जो इतने मानव के सामने कमज़ोर वो हैं प्राणी जो ज़्यादा अनुकूलन नहीं कर सकते मानव के कार्यों के अनुसार, तो उसके कारण जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने से उनका विलोपन हो गया। और दूसरा है भूमि उपयोग में परिवर्तन करके। मानव ने अलग अलग भूमि उपयोग किए हैं, कहीं कृषि कार्य, कहीं औद्योगिक कार्य, कहीं नगरीकरण है। इनके कारण वनों एवं घास के क्षेत्रों को साफ उसने कर दिया, और इन क्षेत्रों में जो जीव जंतु रहते थे अपने आप उनके आवास नष्ट होते ही उनमें विलोपन की प्रक्रिया देखी गई। और तीसरा है मौसम में परिवर्तन करके। मौसम में परिवर्तन, ये प्रदूषण आदि जो चीज़ें हैं वर्तमान में जो वैश्विक स्तर पर लगातार जो भूमंडल का जलवायु है उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है मानव, इन कारणों से भी जीव जंतु जो हैं, जिसमें से सूक्ष्म जीव जंतु जिसको अपन देख भी नहीं सकते, इस प्रकार के जीव जंतु हजारों करोड़ों की संख्या में हर साल खत्म होते हैं, और जो छोटे जीव जंतु हैं दूसरे वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आणविक नाभिक रासायनिक तथा कीट युद्धों द्वारा अपना विकास करते हुए मानव कई प्रकार के जीव जंतु को विलोपित करता जा रहा है। जो आणविक नाभिक ये रासायनिक चीज़ें हैं, इनसे कई तरह के रसायन निकलते हैं, कई तरह की रेडिएशन निकलते हैं जो जंतुओं को प्रभावित करते हैं, उनको उनके विनाश के कगार पर पहुंचा देते हैं। आर सिल्वरबर्ग ने 1973 में कहा कि 1801 से 1973 में जो आर सिल्वरबर्ग थे उनके अनुसार 1801 से 1850 के बीच विश्व स्तर पर जंतुओं की मात्र 2 जातियों स्तनधारी जनजातियों की विलोपन हुआ। लेकिन जब 1851 से 1900 के बीच देखा गया तो स्तनधारी जंतुओं की 31 जातियों का विलोपन हो गया था। और 1901 से 1944 के मध्य की बात करें तो स्तनधारी जीवों के 41 जातियों का विलोपन हो गया था। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विलोपन एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक परिस्थिति की प्रक्रिया भी है तथा जाति उद्भेदन, विसरण तथा जाति विलोपन में प्राय प्राकृतिक या गतिक संतुलन बना रहता है, परंतु मनुष्य के कार्यों यथा जंतुओं का धुआंधार शिकार करना, वनों को जलाना, वनों को साफ करना, जानलेवा रासायनिक गैसों का जो उत्सर्जन है, स्थल, जल तथा वायु को बड़े पैमाने पर प्रदूषित करना आदि कारकों से जंतुओं का विसरण बहुत तीव्र गति से हुआ है, और इसके कारण पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ा है। तो जंतु विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनकी भी हम अब बात करते हैं। जंतु विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनकी जब हम बात करते हैं तो प्राणियों की जन्मजात सामर्थ्य के अंतर्गत उन गुणों को सम्मिलित किया जाता है जो उनके विसरण में सहायक होते हैं। प्राणियों के ये अंतर्जात गुण यथा बिल बनाना, रेंगना, चढ़ना, दौड़ना तथा उड़ना उनके विसरण में सहायक होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में सहायक होते हैं। जब जंतु अपने इन गुणों से स्वयं गतिशील होते हैं तो उसे सक्रिय विसरण कहा जाता है, जो प्राणियों की गतिशीलता पर आधारित होता है। स्मरणीय है कि विसरण की गति तथा सफलता मात्र प्राणियों की गतिशीलता की दर पर ही नहीं आधारित होती, बल्कि उनके जन्मजात गुण एवं सामाजिक व्यवहार भी विसरण को प्रभावित करते हैं। जब जंतुओं का विसरण किसी वाहक की सहायता से होता है तो उसे निष्क्रिय विसरण कहा जाता है। जैसे जंतुओं को ढोने वाले वाहकों को 4 वर्गों में रखा जाता है। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है वायुवाहक,
वायु राशियों तथा वायु तरंगों द्वारा लघु तथा सूक्ष्म जंतु है उनका परिवहन होता है। और कीटों के वायु परिवहन के हम देख सकते हैं, जो वायु के साथ अपने हम जब टिड्डियों की बात करते हैं तो वह हवा के सहारे, जब हवा की दिशा इधर भारत की तरफ होती है तो ईरान पाकिस्तान से करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल भारत तक पहुंच जाते हैं। दूसरा है जलवाहक। जल तरंग, लहर तथा धाराओं द्वारा बिना तैरने वाले प्राणियों का परिवहन दूरस्थ भागों तक हो जाता है। और इस तरह के जो परिवहन के समय में केवल वे ही प्राणी जिंदा रह सकते हैं जो जल में रहने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम द्वारा सेफिलिनिड बीटल्स का प्रसरण उत्तरी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, आइसलैंड, ग्रीनलैंड तथा स्पिट्जबर्गेन तक हो गया। और कुछ प्राणियों का परिवहन सागरीय भागों में लट्ठों की सहायता से भी होता है। तीसरा है जीवीय वाहक। एक प्राणी द्वारा दूसरे प्राणी का परिवहन तथा विसरण सहजीवों द्वारा होता है। जैसे एक प्राणी दूसरे प्राणी के जो बड़े प्राणी होते हैं उनके शरीर पर बैठ के या उनके साथ चिपक कर दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। गतिशील जीवों द्वारा पराश्रित, जिसे पैरासाइट कहा जाता है, जीवों का परिवहन तथा विसरण इसी श्रेणी में आता है। जीवों का जो परिवहन है अंदर प्रविष्ट होकर, जैसे वायरस के रूप में भी होता है। पक्षियों दूसरे जीवों के अंडों को जानबूझकर दूर तक पहुंचा देते हैं तथा इनके द्वारा कृत्रिम कीटों, घोंघे आदि अनजाने में परिवहन हो जाता है उनका। जल में चलने वाले पक्षी जैसे बतख, रेल, टर्न आदि जल जीवों का परिवहन करते हैं। और जब डॉल्फिन जब समूह में चलते हैं तो मछलियों का झुंड अनचाहे भी उनके द्वारा उत्पन्न लहरें द्वारा आगे चलता है। इसी तरह से मानवीय वाहक जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानव द्वारा प्राणियों का परिवहन तथा विसरण जानबूझकर तथा अनायास दो रूपों में होता है। यूरोप से न्यूजीलैंड तथा अमेरिका में पक्षियों का मानव द्वारा लाया जाना प्रथम श्रेणी का विसरण है। और वर्तमान समय में भूरे रंग के चूहे का विश्वव्यापी वितरण अनायास परिवहन का परिणाम है। जब अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया तो उसके साथ चूहे आदि भी सामान के साथ में चले गए और पूरे विश्व में आज वो व्याप्त हैं। मनुष्य द्वारा प्राणियों के वितरण प्रतिरूप की तुलना में विचित्र प्रकार का हो गया है। यथा ब्रिटेन में अफ्रीका के कई प्रदेशों की तुलना में शेरों की संख्या अधिक हो गई है, जबकि शेर ब्रिटेन का मूल प्राणी नहीं है। और जिन क्षेत्रों में प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं सुलभ होती हैं वहाँ पर विसरण तीव्र गति से हो जाता है। जैसे यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए खरगोश में एक जोड़े द्वारा 3 वर्ष में 90 लाख संतति उत्पन्न करने की क्षमता। और सर्वाधिक तेज डव गले के चारों ओर पट्टी होती। स्वाभाविक या प्राकृतिक विसरण का उदाहरण एशिया का जो कबूतर है वो डव का है, कंठदार कबूतर है जिसका विसरण हुआ है। और यूरोपीय मैना पक्षी स्टर्लिंग जिसे कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका में 1890 में लाया गया था तथा 1950 तक इसका विसरण संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के अधिकांश भागों में हो गया। तो इस प्रकार जंतु विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों को और जंतु विसरण के जो कंसेप्ट है, जो विषय है, उसको हम समझ सकते हैं। परीक्षा के हिसाब से इसके बड़े प्रश्न की ही संभावना अधिक बनती है, तो इसको हम समझ के आगे तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।